नमस्ते। मैं डॉक्टर राधा महली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जयलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए है। पब्लिक फाइनेंस पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक कर प्रणाली तथा बहु कर प्रणाली क्या है और इन दोनों के प्रमुख गुण दोषों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक कर प्रणाली क्या होती है। एक कर प्रणाली उस कर प्रणाली को कहते हैं जिसमें राज्य अपनी आय जो है केवल एक कर लगाकर ही प्राप्त करता है। तो एक कर प्रणाली के अंतर्गत सरकार जो है अपने राज्य में सिर्फ एक कर यानी कि सिंगल टैक्स अप्लाई करती है और उसी सिंगल टैक्स के माध्यम से उसे आय की प्राप्ति होती है। जस्ट इसके ऑपोजिट हम लोग देखते हैं कि बहुकर प्रणाली में क्या होता है। बहुकर प्रणाली के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि सरकार जो है बहुत विभिन्न प्रकार के कर लगाती है, अलग अलग ढंग के कर लगाती है और इन विभिन्न प्रकार के करों से उसे आय की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एक कर प्रणाली क्या है और बहुकर प्रणाली क्या है। अगर हम लोग बात करें जो भी प्राचीन अर्थशास्त्री लोगों के बारे में, तो प्राचीन अर्थशास्त्री जैसे हम लोग देखें कि क्वेश्चने हैं, टर्गोट है, इनका कहना था कि भूमि ही एकमात्र वो साधन है जिसके द्वारा राज्य को जो है वो कर की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भूमि से ही राज्य को कर प्राप्त करना चाहिए क्योंकि कर प्राप्त करने का एकमात्र साधन भूमि ही है। उन्होंने कर लगाने के लिए भूमि को ही क्यों सेलेक्ट किया था? क्योंकि उनका मानना था कि भूमि जो है वो अपनी प्राकृतिक शक्ति के कारण अतिरेक उत्पन्न करती है, सरप्लस क्रिएट करती है, तो इसके लिए भूमि से ही कर लेना चाहिए। तो प्राचीन अर्थशास्त्रियों के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उन्होंने एक ही कर लगाने के बारे में सरकार को सजेस्ट किया था और वो भी उनका कहना था कि भूमि पर ही कर लगाना चाहिए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, कर को लेके लोगों के विचार में परिवर्तन आने लगे। धीरे धीरे करके आप देखिएगा कि जब 18वीं सदी हुई तो उस समय के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि मकान पर भी कर लगाना चाहिए। उस समय भी एक कर प्रणाली के बारे में ही जोर दिया गया और मकान पर कर लगाने के बारे में बात की गई। फिर 19वीं सदी में देखिएगा कि 19वीं सदी में थोड़ा सा कंसेप्ट बड़ा हुआ और ये आय पर आया, इनकम पर आया। तब लोगों का यानी कि अर्थशास्त्रियों का कहना था कि नहीं, व्यक्ति की आय पर कर लगाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ आय प्राप्त करता है और अगर प्रत्येक व्यक्ति की आय पर कर लगा दिया जाता है तो इस तरह से समाज के सभी वर्गों तक पहुंचा जा सकता है और समाज के सभी लोगों से आय की प्राप्ति की जा सकती है। तब कंसेप्ट आया कि नहीं, लोगों की आय पर कर लगाना चाहिए। कुछ विद्वानों का कहना था कि पूंजी पर भी कर लगाना चाहिए क्योंकि अगर पूंजी पर कर लगाया जाता है तो ये ज़्यादा सरल और ज़्यादा मितव्ययी होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इन्होंने अलग अलग एकल टैक्स सिस्टम यानी कि सिंगल टैक्स सिस्टम के बारे में पैरवी की और धीरे धीरे किस तरह से करके इसका कंसेप्ट जो है वो बड़ा होने लगा। फिर और आधुनिक समय आया और तब ये फिर चर्चा की गई कि नहीं, एकल कर प्रणाली के जगह में बहुकर प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए और बहुत सारे अलग अलग ढंग के कर लगाना चाहिए, विभिन्न वस्तुओं पर कर लगाना चाहिए। भले ही हम लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में कर लगाएं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा वस्तुओं पर कर लगा दिया जाता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में कर लगा दिया जाता है तो जब उनसे कर की रकम जो है वो कलेक्ट की जाती है, जमा की जाती है, तो एक बड़ी रकम की प्राप्ति होती है। तो इस तरह राज्य को चाहिए कि वो बहुकर प्रणाली अपनाए और जिससे समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचा जा सकता है, समाज के अलग अलग व्यक्तियों तक पहुंचा जा सकता है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे जो है वो उसके कंसेप्ट में चेंजेस हुआ, किस तरह से एकल कर प्रणाली से शुरू होकर धीरे धीरे ये बहुकर प्रणाली की ओर ये पहुंचने लगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो एकल कर प्रणाली है यानी कि सिंगल टैक्स सिस्टम जो है
तो सिंगल टैक्स सिस्टम के प्रमुख गुण कौन से हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि सिंगल टैक्स सिस्टम के प्रमुख गुण क्या हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो एकल कर प्रणाली होती है वो सरल और मितव्ययी होती है। ये बहुत सरल है क्योंकि व्यक्ति को सिंपल सा समझ में आ जाता है कि हमको एक ही प्रकार का कर देना है। और मितव्ययी यानी कि बहुत तरह का कर रहेगा तो उसको कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा खर्चा भी होगा, लेकिन अगर एक ही तरह का कर होता है तो उसको खर्च करने में बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से जो एकल कर प्रणाली होता है वो सरल और मितव्ययी भी होता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे इसका गुण के बारे में, तो ये सुविधाजनक होता है क्योंकि व्यक्ति को पता रहता है कि मुझे एक ही कर का भुगतान करना है और उसे पहले से पता रहता है कि उसे कितना टैक्स पे करना है, कितना जमा करना है। राज्य को भी ये पता रहता है कि एक ही तरह का कर मुझे मिलेगा और उसके माध्यम से मुझे कितने आय की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से जनता और सरकार दोनों को ये पता रहता है और दोनों के लिए ये सुविधाजनक रहता है। कर भार का भी ज्ञान पहले से रहता है क्योंकि एकल कर प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि उसे कितने कर का भुगतान करना है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि एकल कर प्रणाली के जो ये कुछ गुण थे। अब हम लोग बात करते हैं कि एकल कर प्रणाली के कुछ प्रमुख दोष भी हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो है ये अन्यायपूर्ण है। ये अन्यायपूर्ण किस तरह से है, क्योंकि जब एकल कर प्रणाली लगाया जाता है, सिंगल टैक्स सिस्टम लगा दिया जाता है, तो समाज के सभी वर्गों पर वो लगा दिया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि समाज में अलग अलग वर्ग होते हैं और अलग अलग वर्ग के लोगों की जो टैक्सेबल कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। लेकिन जब सभी पर एक ही जैसा कर लगा दिया जाएगा तो इससे क्या होता है, गरीब लोगों पर कर का भार अधिक पड़ता है और धनी लोगों पर कर का भार जो है वो कम पड़ता है। तो इस तरह से गरीब लोगों के लिए जो ये है ये अन्यायपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये करदान क्षमता के अनुरूप नहीं होता है और इसमें सभी लोगों पर समान भार नहीं डाला जाता है। कुछ लोगों पर कर का अधिक भार पड़ता है तो कुछ लोगों पर कर का कम भार पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग इसके दोष के अंतर्गत बात करते हैं कि ये जो है ये अपर्याप्त आय प्रदान करती है। सरकार क्योंकि एक ही टैक्स लगाती है, सिंगल टैक्स लगाती है, तो वो सिंगल टैक्स से ही उसको जितना अमाउंट प्राप्त होता है उतना ही, तो सरकार की आय जो है वो कम रहती है। क्योंकि हम लोग यहाँ देखेंगे कि अगर सरकार के कार्यों में वृद्धि होती है तो सरकार के खर्चों में भी वृद्धि होती है, लेकिन सिंगल टैक्स सिस्टम के द्वारा सरकार को, गवर्नमेंट को जितनी इनकम की प्राप्ति होती है वो सफिशिएंट नहीं होता है उसके पूरे कार्यों को संचालित करने के लिए। तो ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि इससे सरकार को अधिक आय की प्राप्ति नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो है ये बेलोचदार होता है, यानी कि इसमें आवश्यकता अनुसार कमी वृद्धि नहीं की जा सकती है। इसका दर जो है वो निश्चित रहता है कि एक ही बार हमको कर देना है, इतना कर देना है, और सरकार को ज़रूरत पड़े तो वो 2-3 बार कर नहीं लगा सकती है। तो इस तरह से ये जो है ये बेलोचदार होती है और बहुत इजीली इसमें कमी वृद्धि भी नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सरकार को इससे अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में दिक्कत होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि सरकार का सिर्फ एक ही कार्य नहीं होता है, केवल आर्थिक उद्देश्य ही नहीं होता है, बल्कि उसके सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य भी होते हैं। तो इन सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी सरकार को अधिक आय की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एकल कर प्रणाली के माध्यम से सरकार को इतना आय प्राप्त नहीं होता है जिसके द्वारा सरकार के विभिन्न उद्देश्यों की ये पूर्ति कर सके। तो ये भी इसका एक दोष है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि करों की चोरी की जाती है क्योंकि एकल कर प्रणाली में एक ही कर देना है। व्यक्ति ये सोचता है कि अगर जैसे करके भी हम इस कर को छिपा लेते हैं, सरकार को हिसाब किताब नहीं देते हैं और अगर हम कर देने से हम बच जाते हैं तो मेरा इतना कर का दर जो है वो बच जाएगा। तो इस तरह से इसमें क्या होने लगता है, करों की चोरी होने लगती है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंगल टैक्स सिस्टम को लेके हम लोगों ने आज जो भी बातें की, इसमें हम लोगों ने पाया कि इसका कुछ गुण है, कुछ दोष है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो एकल टैक्स सिस्टम जो है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में जो है वो एक कल्पना मात्र है। रियलिटी में अभी सिंगल टैक्स सिस्टम का कोई वजूद नहीं है।
अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की जो मल्टी टैक्स सिस्टम है यानी कि बहुकर प्रणाली है। तो बहुकर प्रणाली के गुण क्या हैं? तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इसमें न्यायशीलता का गुण पाया जाता है। बहुकर प्रणाली जो है वो समाज के सभी लोगों पर लगाया जाता है, समाज के सभी व्यक्तियों तक पहुंचा जाता है। भले ही कर की दर थोड़ी थोड़ी हो लेकिन अलग अलग प्रकार से लगाया जाता है। तो इस तरह से ये जो है वो न्यायशील होता है, क्योंकि कर का बोझ जो है सभी व्यक्तियों पर डाला जाता है। सरकार के लिए भी इससे पर्याप्त आय की प्राप्ति होती है। भले ही थोड़ी थोड़ी रकम की प्राप्ति हो, लेकिन अगर इसका सोर्स जो होता है वो ज़्यादा रहता है तो थोड़ा थोड़ा ही अमाउंट जमा हो, लेकिन सोर्स ज़्यादा रहने से सरकार को जो है वो आय की भी अधिक प्राप्ति होती है। फिर हम लोग देखेंगे कि बहुकर प्रणाली जो है उसमें लोचशीलता का गुण पाया जाता है। आवश्यकता अनुसार सरकार जो है वो कर की दरों में कमी वृद्धि कर सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें कर चोरी की कम संभावना होती है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो थोड़ी थोड़ी कर का भार महसूस करता है, इसीलिए उसको चोरी करने की परेशानी नहीं रहती है। थोड़ा भार होने के चलते वो करों से बचना नहीं चाहता है। ज़्यादा भार रहता है तो वो बचना चाहेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी अगर कर की दर होगी तो वो करों की चोरी नहीं करता है, वो उसका भुगतान कर देता है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो भी एकल कर प्रणाली के जो प्रमुख दोष थे, ये बहुकर प्रणाली जो है उन सारे दोषों को दूर करने में भी सक्षम है। फिर हम लोग यहाँ बात करेंगे अब जो है बहुकर प्रणाली के प्रमुख दोषों के बारे में, कुछ दोषों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हम लोग सबसे पहला दोष इसका देखते हैं कि अधिक भार पड़ जाता है जनता पर, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप के अगर टैक्स अप्लाई किया जाए तो जनता को जो है बहुत तरह तरह के बार बार जो है वो कर देने पड़ते हैं। तो इस तरह से कर का बोझ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कर का अधिक भार पड़ता है। क्योंकि एकल कर प्रणाली में एक बार टैक्स दे दो फिर उसके बाद निश्चिंत हो जाओ, लेकिन बहुकर प्रणाली में जितना बार देना पड़े, जितना सामान खरीदो, अलग अलग तरह के अलग अलग स्टेप में उसको कर देना पड़ता है। तो इस तरह से जनता जो है वो बेचारा परेशान हो जाता है कि हम बार बार और कितना टैक्स पे करते रहें। तो इसमें जनता के ऊपर में अधिक भार पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये असुविधाजनक भी होता है। असुविधाजनक क्यों होगा? क्योंकि इसको जनता को कई बार चुकाना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जनता को कई बार चुकाना पड़ता है, बार बार चुकाना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो है ये असुविधाजनक हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये अव्यवहारिक होता है। अव्यवहारिक किस प्रकार से होता है? हम लोग ये भी देखेंगे कि जो बहुकर प्रणाली है इसका अधिक बोझ जो है वो निर्धन वर्गों की ओर पड़ता है, गरीब लोगों की ओर पड़ता है, इसीलिए ये अव्यवहारिक है, ये अन्यायपूर्ण है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर बहुकर प्रणाली के बारे में कुछ गुण दोषों के बारे में भी हम लोगों ने बात की, और अंत में हम लोग ये कह सकते हैं कि एकल कर प्रणाली के भी गुण दोष हैं और बहुकर प्रणाली के भी गुण दोष हैं, लेकिन एकल कर प्रणाली के तुलना में बहुकर प्रणाली जो है वो अच्छा है, थोड़ा बहुत अच्छा है। एकल कर प्रणाली उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुकर प्रणाली के गुण जो हैं वो अधिक हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि एकल कर प्रणाली और बहुकर प्रणाली के संबंध में आर्थर यंग का क्या कहना है? उनका कहना है कि यदि मुझे एक अच्छी कर प्रणाली की परिभाषा करनी पड़े तो वह यह होगी कि करों का भार हल्के से असंख्य बिंदुओं पर बांट दिया जाए और किसी पर भी अधिक बोझ ना पड़े। तो इस तरह से आर्थर यंग ने कहा कि कर का भार जो है असंख्य बिंदु यानी कि असंख्य लोगों के ऊपर में बांट देना चाहिए, ताकि किसी पर भी इसका ज़्यादा बोझ ना पड़े, थोड़ा थोड़ा बोझ ही पड़े। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर लास्ट में निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि न ही एकल कर प्रणाली बहुत अच्छा है और ना ही बहुकर प्रणाली बहुत अच्छा है। तो अब यहाँ ये बात है कि सरकार को कौन सा कर प्रणाली को अप्लाई करना चाहिए, ये सरकार को खुद डिसाइड करना है कि उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं और उसकी देश की परिस्थिति कैसी है। तो अपनी आवश्यकताओं और अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसे कौन सा कर लगाना है, कितना कर लगाना है, इसका डिसीजन सरकार को खुद करना है। सरकार को ये सोचना है कि उसे धनी वर्ग से कितने आय की प्राप्ति करनी है। तो धनी वर्ग से अगर अधिक आय की प्राप्ति करनी है तो प्रत्यक्ष कर लगाकर धनी वर्ग से अधिक आय की प्राप्ति की जा सकती है। अगर निर्धन वर्ग से भी उसे आय की प्राप्ति करना है तो अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से सरकार जो है जैसे बिक्री कर, उत्पादन कर, इन सब चीज़ों को लगा के भी अधिक आय की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से अब ये सरकार को खुद डिसाइड करना है
कि उसकी आवश्यकताएं क्या हैं और किस तरह की परिस्थिति है, उस हिसाब से सरकार को कितने प्रत्यक्ष कर और कितने अप्रत्यक्ष कर लगाने चाहिए ताकि उसको कितनी राजस्व की प्राप्ति हो सके। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में चर्चा किया कि सिंगल टैक्स सिस्टम और मल्टीपल टैक्स सिस्टम क्या है, और हम लोगों ने यहाँ पर दोनों के गुण दोषों के बारे में बात की। सिंगल टैक्स सिस्टम के भी यानी कि एकल कर प्रणाली के भी क्या क्या गुण दोष है और बहु कर प्रणाली के भी क्या क्या गुण दोष है, हम लोगों ने दोनों के बारे में चर्चा किया। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को एकल कर प्रणाली और बहु कर प्रणाली के बारे में थोड़ी समझ विकसित हुई है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।